अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम ने भारत की राजनीति की दिशा और दशा को पूरी तरह से फिलहाल के लिए बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री 3 राज्यों में ये बताती है कि बीजेपी की विचारधारा, उसका आचार विचार और सरकार पर जनता का बहुमत है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल हैं। विपक्ष उनको रोक पाने में इस चुनाव में भी नाकाम रहा है। मैसिव मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में सरकार बनाई और छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस से छीनने में भी कामयाब रही है। तेलंगाना में भी उनके 10 एमएलए जीत कर आए हैं। 14% के आसपास का वोट शेयर उनका है। ये बताता है कि बीजेपी अपनी विचारधारा को लगातार मजबूत कर रही है। आज की चर्चा इन 4 राज्यों में आए चुनाव परिणाम को लेकर। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने इस देश में बीजेपी की विचारधारा, उसके आचार विचार और सरकार चलाने के तरीके को बहुमत का अप्रूवल मिला है। जनता का अटूट और लगातार कंटिन्यूअस बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए तमाम ओपिनियन पोल, तमाम सर्वे और एग्जिट पोल को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक तरफा जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के क्या मायने हैं और 2023 में मिली ये जीत, इसके कारण क्या हैं और अब 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता कितना आसान हो गया है। जो ये कहते थे कि बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो जनता ने उम्मीदों से ज़्यादा छप्पर फाड़ कर वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिए। कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जहां पर रूलिंग पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थी, वहां की जनता ने मौजूदा सरकारों को खारिज करते हुए बीजेपी को चुना। मैंने तेलंगाना का भी उदाहरण दिया। 10 सीटें जीत कर आई बीजेपी और वोट शेयर बढ़कर उनका हो गया 14%। यह बताता है कि डेक्कन के एरिया में बीजेपी की प्रेजेंस है। फिलहाल वो वहां पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए या लार्जेस्ट अपोजिशन नहीं बन पाए, लेकिन एक मजबूत प्रेजेंस, तीसरी नंबर की पार्टी बनकर तेलंगाना में बीजेपी उभरी है। बहनों भाइयों, इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के वास्तविक कारण क्या हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में आसमान पर पहुंचा दिया, और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल है। विपक्ष इन परिणामों से स्तब्ध है, शॉक्ड है। क्यों है? क्योंकि ओपिनियन पोल, सर्वे और एग्जिट पोल में उसे काफी संभावनाएं दिख रही थी, पर जब वास्तविक नतीजे आए विपक्ष धराशायी हो गया। कांग्रेस जब अब हारी है 3 राज्यों में, हालांकि वो तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वहां के फैक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। इनके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए कि बीजेपी जीती है तो क्यों जीती है, और कांग्रेस इतनी बुरी तरह से परास्त हुई है, इसके कारण क्या है। और जिस इंडिया अलायंस का पूरा माहौल कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों ने बना रखा था, उसकी हवा निकल गई। जिस आवेग और वेग के साथ, जिस ताकत और धमक के साथ इंडिया अलायंस अपनी ताकत दिखा रहा था, वो ताकत धड़ाम हो गई है, वो ताकत डिरेल हुई है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने लाख वोट मिले, उतने लाख वोट मिले, पर भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो ये बताता है कि जिसको बहुमत है उसकी सरकार है। अंतर बहुत है वोट प्रतिशत में, 4 से लेकर 9% तक का अंतर है वोट शेयर में। इसलिए ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ी कांटे का मुकाबला हुआ हो, मुकाबला एक तरफा रहा है। बहनों भाइयों, जब से कल टैली खुली थी, 1 या 2 बार को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े अंतर के साथ आगे रही है हर राउंड की काउंटिंग में। क्या हो गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस को? क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ न्याय नहीं कर पाई? इंडिया अलायंस का जो उसने एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, क्या सर्वे और ओपिनियन पोल ने उसके अंदर वो अहंकार की भावना उत्पन्न कर दी, जहां उसने साथियों को जगह नहीं दी बल्कि उनका अपमान भी किया? ग्राउंड पर क्या कांग्रेस नहीं दिखी? क्या सिर्फ चर्चाओं में कांग्रेस रही, जिसके कारण वोटर का वो टर्नआउट उसे नहीं मिला जो एक्सपेक्ट करते थे? और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का वोट।
बहनों भाइयों, किसी भी जातिगत, किसी भी कास्ट, इक्वेशन, रिलीजियस, पार्टी लाइन, इन सब से हटकर महिलाओं ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोट किए, तेलंगाना में भी वोट किए, और शायद यही वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़त दे गया। प्रधानमंत्री जिन गरीब, युवा, किसान और महिलाओं की बात करते हैं, वो बीजेपी के साथ खड़ा दिखा इन चुनावों में। चुनाव के विश्लेषण तो यही कहते हैं, पार्टी लाइन सबकी अलग अलग होगी, अपोजिशन स्वीकारेगा नहीं, तमाम वो एक्सक्यूजेस भी लेगा, आगे की रणनीति भी बनाएगा, लेकिन इस जीत ने ये बात तय कर दी है कि जिस लाइन पर भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उस लाइन को जनता ने स्वीकार किया है, बहुमत उसे मंजूर करता है और बहुमत को इस सरकार पर पूरा एतबार भी रहा है। तो अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? मध्य प्रदेश की इस मैसिव डिफीट के बाद अब क्या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बात करने की स्थिति में है? उत्तर प्रदेश में क्या होगा इंडिया अलायंस का? और पीडीए का फार्मूला जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बिल्कुल नहीं चला, क्या यूपी में चलेगा? आज अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा इस हार की वजह से अब बहुत लोगों का तापमान नीचे हुआ होगा, शायद वो कांग्रेस के लिए कह रहे होंगे। तो क्या अब कांग्रेस को अखिलेश यादव की मर्जी पर उत्तर प्रदेश में रहना पड़ेगा? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस हार के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर वो आधार भी खो चुकी थी जहां वो अखिलेश यादव को आंखें दिखा रही थी। लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मैसिव मैंडेट उसको बहुत बड़ी बढ़त उपलब्ध करा रहा है। उत्तर भारत के भी राज्यों में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में हुई जीत से एक रास्ता आसान हुआ। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा में हम 4 राज्य के आए नतीजे और उसका उत्तर प्रदेश पे इम्पैक्ट, इस पर चर्चा करेंगे। देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूं किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है। समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहाँ तक आई है, महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। बेहतरीन प्रवक्ताओं के पैनल के साथ आज की इस परिचर्चा को और विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जाने माने दलित समाज के चिंतक हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए।